हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस से, जो कि यह रामबाण सीरीज के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे 61 प्रश्न। और यह आज की जीके जीएस की चौथी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी 2025 के लिए। और यह कई दिनों के बाद क्लास यह आज आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा बिजी होने के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। तो कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग की अधिवेशन जो एक साथ लखनऊ में कब हुआ था, तो यह बात याद रखना कि यह अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार थी ना। अंबिका अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह बातें याद रखना, मजूमदार ने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर बात की जाए यहाँ पे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी यहीं पे एक साथ मिली थी, एक साथ यहीं पे मिली थी। और कांग्रेस की तरफ से जो थे वह बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, और मुस्लिम लीग की जो अध्यक्षता की थी वह मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो यह बात की जाए यहाँ पे देखिएगा, इसे जो कांग्रेस थी इसको यहीं पे नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे यहीं पे 1916 में, ठीक ना। यह 1916 में लखनऊ में ही नरम दल और गरम जो दल था एक साथ यहीं पे मिले थे। यह बातें आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दंतक पुत्र था। तो यह आपको बताना, प्रथम दंतक पुत्र था। तो यह नाना साहब को एक बात याद रखना, नाना जो साहब थे इन्हीं को क्या कहा जाता है, धोंधू पंत भी कहा जाता है। नाना साहब को धोंधू पंत भी कहा जाता है, यह बातें याद रखना। और इनके दंतक पुत्र जो थे यह बाजीराव द्वितीय थे, ठीक ना। बाजीराव द्वितीय, इन्होंने, आप इसको याद रखना, बाजीराव द्वितीय ने यह नाना साहब को यहाँ पे पुत्र के तौर पर यहाँ पे इन्हें अपनाया था, ठीक ना। यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था। तो किसकी सहायता से दबाया था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति अंग्रेज की बात की जाए तो यह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ की बात की जाए तो यहाँ पे गोरखा, ठीक ना, गोरखा की सहायता से जो 1857 में अवध में अंग्रेजी सरकार ने खिलाफ आंदोलन जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था गोरखा की सहायता से। और इसमें बात की जाए कि किस अंग्रेज जो थे वो किसकी सहायता से, किस अंग्रेज की सहायता से यहाँ पे दबाया गया था, तो यह याद रखना हेनरी, यह याद रखना हेनरी हैवलॉक, हेनरी हैवलॉक और कालिन कैपवेल, ठीक ना, कैपवेल ने यह दबाया था इस विद्रोह को। यह बातें याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसको याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किया था। पहले जो स्वाधीनता संग्राम जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें यह पूछा गया कि बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। बरेली में बात की जाए तो बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने, ठीक ना। खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है। तो राज्य की थारू जनजाति से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, इस प्रश्न को कहा जाता है, इस बनाई गई दारू को कहा जाता है यह जाड़, ठीक ना। इस मदिरा को जाड़ कहा जाता है, थारू जनजाति द्वारा यह चावल से बनाई गई, ठीक ना, मदिरा है। आगे चलते हैं, देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो है वह कौन सी जनजाति है, निवास करती है। तो यह आप याद रखना कि वह कौन सी जनजाति है, तो थारू जनजाति, ठीक ना। थारू जनजाति जो है यह सबसे ज़्यादा निवास करती है गोरखपुर, ठीक ना, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, ठीक ना, के तराई जो क्षेत्र है यहाँ पे निवास करती है। यह बातें आप यहाँ याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो जनजाति है गोंड और खरवार जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, ये भी बात याद रखना। और उत्तर प्रदेश में
कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? 12 जनजातियां पाई जाती हैं। अगर यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो वह सबसे पुरानी जनजाति की बात की जाए तो थारू जनजाति और बुक्सा, ठीक ना, थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति जो है सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक ना, यह बातें याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो यह आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह याद रखना गोरखपुर, ठीक ना, गोरखपुर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, गोरखपुर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह आप इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट के तौर पे। तो यह आप याद रखना, यह काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसमें कितने लोग शामिल थे, ये भी बात याद रखना। जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के जो सदस्य थे यह लोग इसमें शामिल थे, ठीक ना, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, अशफाक उल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राजेंद्र लहड़ी थे और रोशन सिंह थे। यह जो थे 5 लोग यह इसमें शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती की, ठीक ना, यह बात याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इसमें यह कब हुई थी यह घटना? यह 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें से यह ट्रेन डकैती के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को यह इन 4 लोग को फांसी दी गई थी। कब? तो यह 19 दिसंबर, याद रखना, फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, ठीक ना, 19 दिसंबर 1927 को इन 4 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद जो थे यह वहाँ से भाग निकले थे और इन्होंने अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद में वहीं पे यह शहीद हुए थे, अपने ही गोली से मारकर यह अपनी हत्या कर ली थी। ये बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलेगा आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है? उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, तो यह उत्तर भारत में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है वह मथुरा माना जाता है, ठीक ना, मथुरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मथुरा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो कुषाण काल में पूछा गया है, तो यह आप याद रखना कि यह 3 धर्मों का, ठीक ना, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म यह पूछा जाएगा कि कहीं कहीं ब्राह्मण धर्म दे दिया जाता है यहाँ पे हिंदू धर्म की जगह। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जो थे यह मथुरा तीनों धर्मों का समृद्ध केंद्र माना गया है। और यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे जैन धर्म आप लोग लगाइएगा, इसको याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह प्रश्न अभी हम ऊपर बताए हैं पहले क्वेश्चन में। तो यह इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो राज्य के किस जिले में आपको बताना, यह उत्तर प्रदेश के राज्य में आपको बताना, उत्तर प्रदेश के शहर में कहाँ पे निवास करती हैं भुइया व बुनिया जनजाति? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर राज्य पूछा जाए तो यह आप याद रखना, अगर राज्य पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यह भुइया जनजाति जो है यह उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक ना, भुइया जनजाति जो है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात की गई है तो यह सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, ठीक ना, सोनभद्र में यह पाई जाती है। आप इसको याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा आप याद रखना कहाँ पे होती है? मथुरा में, ठीक ना, मथुरा में सिर्फ याद रखना, मथुरा में यह याद रखना, मथुरा में सिर्फ औसतन वर्षा 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह बात याद रखना। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक ना, ज़्यादा वर्षा की बात की जाए तो यह बातें याद रखना, ज़्यादा वर्षा की बात की जाए तो यह 184.7 सेंटीमीटर, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर जो है 184.7 सेंटीमीटर वर्षा जो है यह कहाँ पे होती है? तो यह गोरखपुर में होती है। यह बातें आप याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को आपको बताना है द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, यह बताइएगा आप। कौन सा प्रश्न यहाँ पे सही होगा? द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? अगर यहीं पे पूछा जाए
अगर यहीं पे पूछा जाए कि हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया था, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो यह याद रखना 1900 सॉरी उत्तर प्रदेश राजभाषा जो अधिनियम था 1950 1951 में इन्हें अपनाया गया था हिंदी को, और द्वितीय जो उर्दू जो राजभाषा को घोषित किया गया था, तो यह 1989 को, ठीक ना, 1989 को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए किस अधिनियम द्वारा, तो यह उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम जो है 1989 द्वारा, ठीक ना, 1989 द्वारा यह घोषित किया गया था। आप इसको याद रखना। हिंदी पूछा जाए तो यह उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम जो है 1951 के द्वारा घोषित किया गया था हिंदी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो यह आप याद रखना सूरसेन महाजनपद की, ठीक है ना, सूरसेन महाजनपद। आप याद रखना महाजनपद कितने थे टोटल? तो यह 16 महाजनपद थे, ये भी बात याद रखना, जिसमें से एक सूरसेन महाजनपद है। चलिएगा आगे चलते हैं। कौशल महाजनपद जो है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल महाजनपद की राजधानी जो है यह कहाँ पे थी? और यह कौशल महाजनपद जो था वह छठवीं से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व, थी ना, शताब्दी ईसा पूर्व थी। यह बातें याद रखना। इसमें से ऑप्शन जो से होगा श्रावस्ती, ठीक ना, श्रावस्ती ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह आप याद रखना, जो थारू जनजाति अभी बताए हैं तो यह गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? तो कुशी जो नगर है वह किस राज्य की राजधानी रहा है? तो आप इसको बताना है, आपको बताना है इसमें। तो यह देखना इसमें कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो यह मल्ल जो था, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर रहा है। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को आपसे पूछा जाएगा कि कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो यह आप याद रखना कि जो हुंड आक्रमण हुआ था, ठीक ना, हुंड आक्रमण के द्वारा सबसे ज़्यादा क्षति कौशाम्बी को पहुंचाई गई थी। यह हुंड नेता तोरमाड़ ने किया था। यह बात याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। चेंदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? चेंदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो यह आप याद रखना, चेंदी महाजनपद की राजधानी जो है राजधानी सुक्तिमती जो थी यह है। आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह आप याद रखना, 1946 था मेरठ का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह स्वतंत्रता से पहले का था, है ना, स्वतंत्रता से पहले का। तो उस समय कौन थे? तो यह आचार्य JB कृपलानी थे। यह आचार्य JB कृपलानी, यह बातें याद रखना, आचार्य JB कृपलानी। उसके बाद 1948 में, 1900 स्वतंत्रता के बाद 1948 में यह जयपुर में, कहाँ पे? जयपुर में यह अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसके जो अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया थे। यह स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1948 में, और यह 1946 जो है स्वतंत्रता से पहले की है। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? तो हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? यह आप याद रखना, यह जाना जाता था नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह पूछा जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था 19 अगस्त 1942, ठीक ना, 19 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह जो यहाँ पे सरकार बनी थी, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। और यह बने थे, यहाँ के नेता कौन बने थे? तो यह नेतृत्व किया था चित्तू, ठीक ना, चित्तू, यह याद रखना, चित्तू पांडे, ठीक ना, चित्तू पांडे यहाँ के सरकार
बने थे, यह बातें याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और यह हुआ था 1942 में, ठीक ना, 1942 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था, याद रखना, सीतापुर में, ठीक ना, सीतापुर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी से हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो यह आप याद रखना, इसको IMP लगा लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न UP SSSC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो यह आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह देखिएगा, आईना अकबरनामा और आईने अकबरी जो थे, यह लिखा गया है, रचना की गई है अबुल फजल के द्वारा, ठीक ना, अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो 1942 में, 1942 में हुई थी। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साकेत अयोध्या, जो साकेत था वह अयोध्या के नाम से जाना जाता है, कि महाजनपद की राजधानी रहा है। तो महाजनपद की राजधानी कौन रहा है? तो यह आप याद रखना, यह राजधानी रहा है कौशल, ठीक ना, कौशल राजधानी रहा है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? सत्यभक्त ने जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? यह प्रश्न पूछा गया। यह किया था, यह याद रखना, कानपुर में, ठीक ना, कानपुर में किया गया था। इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो कानपुर में। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी, यह आप याद रखना, मथुरा थी, ठीक ना, मथुरा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मथुरा। चलिएगा आगे चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह देखिएगा, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसका गठन जो हुआ था पहले 26 दिसंबर 1925, ठीक ना, 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। कहाँ पे? कानपुर में हुआ था, और यहीं पे अधिवेशन हुआ था। यह कानपुर में ही, कहाँ पे हुआ था? कानपुर में पहला अधिवेशन भी हुआ था। कब हुआ था पूछा जाएगा, तो यह याद है दिसंबर 1925 में, ठीक ना, दिसंबर 1925 में। नेक्स्ट देखिएगा, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। यह याद है, अशोक का 14वां जो बृहद शिलालेख जो प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाता है। इसमें याद रखना, इसमें अशोक का 14वां जो शिलालेख था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना, इसमें ऑप्शन में नहीं है। यह 14वां शिलालेख जो हुआ था वो सांची, ठीक ना, सांची जो था, यह याद रखना, यह मध्य प्रदेश में है सांची। यहाँ पे यह 14वां शिलालेख का लेख प्राप्त हुआ था। इसको याद रखना, जो सांची था, इसे धम्म के पालन और राजा कर्तव्य का वर्णन इसमें किया गया है सांची में। यह बातें याद रखना। और इस ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाए, तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कालसी जो था, यहाँ कालसी आप इसमें दिया है, तो कालसी ऑप्शन यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन यह सांची में, ठीक ना, इसका बृहद शिलालेख जो है यह सांची में है। यह आप याद रखना, सांची में, इसमें ऑप्शन सही नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं, 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो यह 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह याद रखना, कानपुर, ठीक ना, कानपुर में। ये बातें याद रखना, कानपुर ऑप्शन यहाँ पे कानपुर से हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, और इसे अध्यक्ष कौन, यहाँ पे जो अध्यक्षता किसने की थी? तो यह श्रीमती, याद रखना, श्रीमती जो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। यह बातें याद रखना, सरोजनी नायडू थी। यह भारतीय जो थी, पहली भारतीय महिला थी। यह याद रखना, पहली भारतीय महिला जो थी, यह अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला, ठीक ना, पहली भारतीय यह बातें याद है। यहाँ पे इसको यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। पहली भारतीय, यहाँ पे देखिएगा, पहली भारतीय महिला थी, जो इसने अध्यक्षता की थी, किसने? सरोजिनी नायडू ने। अगर पूछा जाए कि दूसरी भारतीय महिला,
तो यह दूसरी भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह दूसरी भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और पहली जो थी यह कौन थी, तो एनी बेसेंट। यह आप याद रखना, एनी बेसेंट थी पहली। ठीक, यह बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? तो यह आप याद रखना, निःशुल्क पैरवी की बात की जाए तो यह देखिएगा, इसमें कई लोग थे, ठीक ना, इसमें कई लोग थे जो निःशुल्क पैरवी की थी, जो वकील थे काकोरी ट्रेन डकैती के, ठीक ना, इसमें पैरवी की थी। बहुत से इसमें लोग थे, इसमें से गोविंद बल्लभ पंत थे, मोहनलाल सक्सेना थे, चंद्रकांत गुप्ता थे, अजीत प्रसाद जैन थे, गोपीनाथ श्रीवास्तव थे, आर्यम बहादुर थे, आर्यम बहादुर जी थे, और बीके चौधरी थे, कृपा शंकर हजेला थे। तो इसमें से याद रखना चंद्रभानु, यहाँ पे चंद्रभानु थे, तो यहाँ पे चंद्रकांति नहीं, चंद्रभानु गुप्ता थे। यह जो निःशुल्क पैरवी की थी यहाँ पे वकील बनके काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की, यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? तो यह आपसे पूछा है, तो इसमें से कौन अधीन नहीं थी? तो यह थी कानपुर, ठीक ना, कानपुर ऑप्शन यहाँ पे से होगा कानपुर। चलेगा आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो तीर्थ यात्रा जो थी अशोक ने की थी, तो यह बातें याद रखना, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सारनाथ श्रावस्ती, गया कुशीनगर, इसमें से पूछा है। तो यह सभी की थी, ठीक ना, सभी उपरोक्त इसमें से सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी जो था वह किस महाजनपद की राजधानी था? तो यह याद रखना, वत्स महाजनपद की राजधानी था। चलेगा आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासन कौन था? तो यह आपसे पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद गोरी के जिस समय जो था वह कन्नौज का शासक जयचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? तो यह आपसे पूछा जाता है। तो यह 1956 में, ठीक ना, 1956 को मिलाया गया था। आप इसको याद रखना, 1956। चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मिनट 1956 नहीं, यहाँ पे 1856 है, ठीक ना, 1856 ऑप्शन से होगा, 1856। हम 1956 बोल रहे थे, 1856 होगा। चलेगा आगे चलते हैं। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजाति का जो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह लखीमपुर खीरी में, ठीक ना, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो यह सबसे कम जो है चित्रकूट में, चित्रकूट ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो काशी का उल्लेख की बात की जाए तो यह अथर्ववेद में, ठीक ना, अथर्ववेद में यह काशी का उल्लेख मिलता है। अगर वेद पूछा जाता है तो वेद याद रखना, 4 वेद होते हैं, ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो कबीर दास का जन्म जो हुआ था यह वाराणसी में, ठीक ना, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास वे रविदास किस गुरु के शिष्य थे? कबीर दास और रविदास जो थे यह किस गुरु के शिष्य थे? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह रामानंद के, ठीक ना, रामानंद के यह शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, तो यह आप याद रखना, जो ककोरी डकैती हुई थी, ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसमें यह शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद। वहाँ से यह भाग निकले थे, ठीक ना, लखनऊ के पास जो ककोरी एक गांव है वहीं पे हुआ था, और यहाँ से वह भाग निकले थे। यह
अंग्रेजों से बचते बचते यह कहाँ पे आए थे, तो अल्फ्रेड पार्क, ठीक ना, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपने को गोली मारी थी, अंग्रेजों की गोली से मरने की कसम खाई थी कि अंग्रेजों की गोली से हम नहीं मरेंगे, और यह इन्होंने अपने ही गोली से अपनी हत्या की थी अल्फ्रेड पार्क में, ठीक ना, वहीं पे शहीद हो गए थे। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी, तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह याद रखना वैशाली में, ठीक ना, वैशाली में ऑप्शन यहाँ पे से होगा वैशाली। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, देखिए वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार के शोक के रूप में मनाई जाती है, और होली को खिचड़ी के रूप में, ठीक ना, होली को खिचड़ी खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। यह बातें याद रखना, यह कौन सी जनजाति है, यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह याद रखना थारू जनजाति, ठीक ना, थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और होली को खिचड़ी के रूप में मनाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था, यह प्रश्न पूछा है, तो वह आप इसको याद रखना वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट देखिएगा, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि थी, तो यह आप याद रखना मखली गोसाल की जन्मभूमि थी, तो वह कौन थी, तो यह याद रखना कौशाम्बी, ठीक ना, कौशाम्बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा कौशाम्बी। नेक्स्ट देखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, कौशल महाजनपद, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ लग रहा है, कौशल महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा है, तो यह श्रावस्ती थी, श्रावस्ती ऑप्शन यहाँ पे से होगा श्रावस्ती। नेक्स्ट देखिएगा, 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो 1892 में आपको बताना, 1892 में यह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो यह हुआ था, यह याद रखना इलाहाबाद में, ठीक ना, इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यो व्योमेश, ठीक ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यह याद रखना चंद्र बनर्जी, यह याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, तो यह किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है, यह हुआ था, यह याद रखना 1916 में, यही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में बार बार ज़्यादातर। चलेगा आगे चलते हैं, 1946 ईस्वी में किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, यह क्वेश्चन अभी हम बताएं 1946 में, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह याद रखना मेरठ ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मेरठ ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना, मेरठ ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखना, ठीक ना, यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है, तो यह याद रखना 1905 में यह राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यह याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले, यह याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 में इसकी अध्यक्षता की थी, कहाँ पे, वाराणसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था, यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा, आप याद रखना मगहर, ठीक ना, मगहर ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक है। संत कबीर जो थे यह मगहर कहाँ पे, संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है मगहर, आप इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर को में है, देखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो यह उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे प्रमुख केंद्र जो बड़ा शहर माना जाता है वो मेरठ, ठीक ना, मेरठ माना जाता है, यह बातें याद रखना, मेरठ माना जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कानपुर लगाएंगे। चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले थे, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक जो साक्ष्य थे किस स्थान से मिले थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा यह सर्वाधिक जो साक्ष्य यह है
यह यातना सराय नाहर राय से, ठीक ना, सराय नाहर राय से यह मिलता है, सराय नाहर राय से। और यह कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले से यह 15 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, सराय नाहरगढ़। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना। अगर इसमें सराय नाहरगढ़ नहीं होगा, मध्य प्रश्न काल के सर्वाधिक जो साक्ष्य मिलते हैं, अगर इसमें ऑप्शन में नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप याद रखिएगा, बागोर, ठीक ना, बागोर जो है यह राजस्थान में है, राजस्थान में। यह आप इसको याद रखना, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य बागोर राजस्थान में भी मिले थे, अगर इस ऑप्शन में सराय नाहर राय नहीं हो तो इसको याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो हिंदुओं जैसा हुआ तो याद रखना, यह बुक्सा जनजाति है, ठीक ना, बुक्सा जनजाति का है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह आप याद रखना, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है अयोध्या, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सरजू नदी, ठीक ना, सरजू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति आपसे पूछा जाता है, तो यह बनरावत है ना, बनरावत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे चलते हैं, देखिएगा, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद होगा, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, ठीक ना, विश्वविद्यालय, यह याद रखना, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय यह स्थित है, इसमें से बताना है। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह याद रखना, यह कानपुर में, ठीक ना, कानपुर में यह चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय जो है इनके नाम से विख्यात है। इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका नाम है, यह कानपुर में है। चलिएगा, आगे चलते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? यह उत्तर प्रदेश के, यह राजापुर में हुआ था। यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है, राजापुर में। यह इसका तुलसीदास को जो इनका मुख्य स्रोत नहीं मिलता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लेकिन लोग यहाँ पे जो है स्रोत यहाँ पे राजापुर माना जाता है, इसको याद रखना। चलेगा, और आज के लिए यह प्रश्न हम लोग इतने ही करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।